अब हो न्यूज नलतन सनाम हागण मिसिको अलिंग हरले कर्मा जामो तकिन पेते सनाम को इकर जीवनते जोहार गे हो न्यूज अब को लगे दिसुम दिसुम रे रकम रकम खबर को आउ कते हजू बेटा आगना एन खबर को दबाव तना नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। दिस इज उमाकांत एंड वेलकम टू बुद्धा जर्नी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की इंफॉर्मेशन देता हूं और आपको भी प्रेरित करता हूं कि आप इन जगहों पर विजिट कीजिए। मुझे मुंबई से मनीष यादव ने एक सवाल पूछा है कि बौद्ध गुफाओं में जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? अगर आपको इंस्क्रिप्शन पढ़ना सीखना है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सम्राट अशोक भारत के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ महान राजा थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत को जम्बूद्वीप यानी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। 4 मुख वाला शेर जो आज भारत की राष्ट्र मुद्रा है, भारत के ध्वज पर बना हुआ अशोक चक्र, ये सब सम्राट अशोक की ही देन है। सम्राट अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूप बनाए, अशोक स्तंभ बनाए और इन स्तंभों पर शिलालेख लिखे। यही सिलसिला आगे अन्य बौद्ध राजाओं ने बौद्ध गुफाओं के निर्माण के रूप में जारी रखा। 10वीं सदी के बाद संस्कृत भाषा और आगे चलकर नागरी लिपि विकसित होने लगी और 18वीं सदी तक हम इन शिलालेखों में लिखे लिपि को पूरी तरह भूल गए। 12वीं सदी के बाद मुगलों ने भी इन शिलालेखों को पढ़ने की खूब कोशिश की, लेकिन यहाँ के धूर्त पंडितों ने बौद्ध गुफाओं को और अशोक स्तंभों को पांडव गुफा तथा भीम की चढ़ी जैसी कपोल कल्पित कहानियों से जोड़ दिया और भारत के मूल निवासियों के इतिहास का गला घोट दिया। अगर आप किसी गुफाओं में जाते हैं तो आपको इसी प्रकार के शिलालेख दिखेंगे। क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं इन स्तंभों पर क्या लिखा है, किसने लिखा है, इस शिलालेखों की भाषा क्या है, इस शिलालेखों की लिपि क्या है? इसे देखिए, ये सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पर्वत पर बनाया गया शिलालेख है। क्या आप इस शिलालेख को पढ़ना चाहेंगे? अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछे, उन सारे सवालों के जवाब इसी शिलालेख में है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरा इन शब्दों को भी देख लीजिए। पहले मैंने आपको एक शिलालेख दिखाया और ये शब्द मैंने लिखे हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों की लिखावट बिल्कुल सेम है, लेकिन भाषा अलग है। तो हमें सबसे पहले भाषा और लिपि का फर्क समझना चाहिए। जो हम बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हमारी व्यक्त बातों को जिन विशिष्ट सांकेतिक चिन्हों के आधार पर लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक ब्रिटिश ने सर्वप्रथम इस लिपि को डिकोड किया। दरअसल प्रिंसेप बैक्ट्रियन और कुषाण राजाओं के इंडो ग्रीक सिक्कों पर बनी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। इन कॉइन की लिखावट इलाहाबाद के स्तंभ के लिखावट से मिलती जुलती नजर आई। आगे सखोल अध्ययन के बाद जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेख को पढ़ने का तरीका ढूंढ निकाला। हम जो मराठी, हिंदी जैसी भाषाएं बोलते हैं, उसे नागरी लिपि में लिखा जाता है और ये रहे उस नागरी लिपि के स्वर जो 12 होते हैं और ये रहे उसके व्यंजन जो 40 है। अगर हम मराठी की बात करेंगे तो मराठी में 2 और व्यंजन बढ़ जाते हैं और उसी तरह से ये इंग्लिश है और ये दरअसल इसे रोमन स्क्रिप्ट यानी रोमन लिपि में लिखा जाता है। और मुझे लगता है कि सारे भारतीय लोगों को ब्राह्मी को सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, सबसे पहले इसी लिपि में लिखी हुई है, जो पुरातात्विक रूप से देखा जाए तो बेहद शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी बात, इसे भारत की सारी लिपियों की जननी कहा जाता है, चाहे वो आज की सबसे आधुनिक यानी संस्कृत या जिसे देवनागरी लिपि हम कह सकते हैं, या साउथ की अन्य भाषाएं हो, सारी की सारी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं जैसे कि अर्धमगधी है, पाली है, इन सभी भाषाओं की लिपि ब्राह्मी है। इस लिपि का बुद्ध काल में आविष्कार नहीं हुआ है, ये तो उससे पहले की है, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत यानी प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, यानी अलग अलग प्राकृतिक चिन्हों के आधार पर प्राकृत भाषा बनी है, जिसमें समय अनुसार बदल हुआ यानी संस्कारित किया गया, तब जाकर संस्कृत भाषा बनी है। ब्राह्मी में 10 स्वर है और 34 व्यंजन है और एक अनुनासिक चिन्ह, यानी कुल मिलाकर हो गए 45। तो चलिए देखते हैं ब्राह्मी को 1 बाय 1। समझने में आसानी हो इसीलिए मैं आपको ब्राह्मी के सारे चिन्ह देवनागरी में कंपेयर करके शुरू से ही बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं स्वर से। तो पहला अक्षर जो है वो है अ फॉर अंकुरा। जब किसी बीज में अंकुर यानी स्प्राउट्स आते हैं तो वो कुछ इस तरह से ही दिखते हैं। तो ये ब्राह्मी का अ है, जो कि देवनागरी के त्र की तरह दिखता है और पूरी अ की फैमिली इसी तरह है। देखिए
जब आप इस अ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारते हैं तो ये बन गया आ, यानी ये बिल्कुल नागरी की तरह है। नागरी लिपि में हम अ को एक आकार देते हैं यानी वर्टिकल लाइन मारते हैं तब जाकर आ बनता है, लेकिन हमें ब्राह्मी में ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो ये हो गया आ। तो देखिए कितना आसान है अ और आ। तो अगला अक्षर है ई। इसे ब्राह्मी में 3 डॉट्स यानी 3 बिंदिया के रूप में दिखाया जाता है। ये जो रस्व ई है उसे 3 बिंदिया में दिखाया जाता है। ई फॉर इति यानी स्त्री। प्राचीन काल में महिलाएं अपने माथे पर या गाल पर 3 बिंदिया बनाती थी जो कि महिलाओं की निशानी है, उसी से 3 डॉट से ई बना हुआ है। अगर दीर्घ ई जो है उसे 4 डॉट के रूप में यानी 4 बिंदिया के रूप में दिखाया जाता है। तो 4 बिंदिया वो भी 2 रो 2 कॉलम के फॉर्म में है तो वो हो गया दीर्घ ई, और 3 बिंदिया है तो वो हो गया ई। ई यानी 3 बिंदिया, ई यानी 4 बिंदिया। तो देखिए ये भी कितना आसान है। अगला अक्षर है ऊ जो इंग्लिश अल्फाबेट एल की तरह दिखता है। ऊ फॉर उगली है। अगर हमें दीर्घ ऊ लिखना है तो उसके बीचों बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो हो जाता है ऊ, यानी देवनागरी में जिस तरह से ऊ लिखते हैं और उसमें एक कर्वेचर बनाते हैं तो वो दीर्घ ऊ बन जाता है। तो उसी तरह से एल की तरह लिखा है तो वो है रस्व ऊ, और उसके बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो हो गया ऊ। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऊ। अगला स्वर है ए जो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है। अगर हमें ऐ लिखना है तो बस आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह एक पोजीशन बनानी है और उसके ऊपर एक आकार देना है तो ये बन गया ए और ए दोनों भी ट्रायंगल है, बस आप पोजीशन ध्यान में रखिए। तो अगला जो स्वर है वो है ओ जो कि थोड़ा सा जेड की तरह ही दिखता है। ओ फॉर ओबगा यानी टूटा हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टली 2 जगह पर टूटी हुई लाइन है तो उसी प्राकृतिक शब्द से ओ बना हुआ है। और जब बात ओ की आती है तो इस ओ को ही हमें हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली पैरेलल एक और लाइन बनानी है तो उस तरह से बन जाता है ओ। और आखिरी जो स्वर है वो है अम। ये बिल्कुल उसी तरह अ बनाना है जो नागरी में त्र होता है, जो हमने पहले भी सीखा है अ और आ के फॉर्म में। और उसके ऊपरी साइड में राइट हैंड साइड में एक बिंदक देना है तो उससे बन गया अम। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रायंगल की तरह दिखने वाला ए और आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह, और ऊपर आकार जो है वो हो गया ए, और जो टूटी हुई वर्टिकल लाइन जो है वो हो गया ओ, और उसी में एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाते हैं तो हो गया औ, और आखिरी में अम। तो इन 11 स्वर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, वीडियो को स्किप करके इसे नोट डाउन कीजिए और सारे अक्षर आप 10 से 20 बार अपने नोटबुक में लिख कर उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। जो प्लस साइन की तरह दिख रहा है वो ब्राह्मी का क है। अगला जो है ख फॉर खन्नति यानी खुदाई के लिए खेतों में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से दिखते हैं। आज भी मैंने देखा है कि खेतों में अनाज में अगर घास आती है तो उसे निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरह का टूल यूज होता है जो कि ब्राह्मी के ख की तरह दिखता है। अगला जो है ग फॉर गिरी यानी पर्वत। बचपन में हमने पर्वत बनाने के लिए कुछ इसी तरह की वेव्स की तरह कुछ सिंबल बनाई होगी तो वो ब्राह्मी का ग रिप्रेजेंट करता है। अगला जो है घ फॉर घटका मीन्स स्मॉल पॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। हमने देखा रहेगा कि दूध को मेजरमेंट करने के लिए कुछ इसी तरह का टूल यूज होता है तो इसी से ब्राह्मी का घ बना हुआ है। अगला जो है अंग जो है ब्राह्मी में बिल्कुल इंग्लिश के सी की तरह लिखा जाता है। अंग कुछ गिने चुने शब्दों के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि वांग्मय लिखना हो तो अंग हम लिखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं क ख ग घ अंग। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला व्यंजन है च से चेटू यानी कुलारी जैसा दिखने वाला ये जो अक्षर है वो ब्राह्मी का च है। चेटवा, चेड़ा, चेडना, चेड्डपना ये सारे कटिंग से संबंधित शब्द है जो कि च को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिल्कुल एक टूल की तरह दिखता है, कटिंग टूल की तरह। अगला जो व्यंजन है छ यानी छाया, यानी हम उसे च की मिरर इमेज कह सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, च को राइट साइड में एक और सर्कल बना देते हैं तो ये बिल्कुल छ बन जाता है। तो अगला जो अक्षर है वो है ज यानी ये देखिए, आप इसे ध्यान से देखिए, ये हिंदी के छ की तरह दिख रहा है, यानी देवनागरी की 6 की तरह ये बिल्कुल दिख रहा है। ज फॉर जना यानी जॉइंट। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जॉइंट किया हुआ एक अक्षर है तो इसी तरह से ये बनता है ज। तो अगला जो व्यंजन है झ से झपेटी यानी मशाल। आप इस चिन्ह को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके नीचे एक डंडक है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं और ऊपर मशाल लगा सकते हैं। तो इसी से झपका, झपीटा, झपिया, झपेटी सारी जो आग लगाने से यानी मशाल जलाने जैसे जो संबंधित पाली प्रकृति के शब्द है वो रिप्रेजेंट करने के लिए ज यानी मशाल जैसा दिखने वाला ये अक्षर बना है। तो अगला जो है वो ज्ञ है। ये ज्ञ जो है ये बिल्कुल ज का उल्टा है। तो चलिए फास्ट में रिवीजन करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक बार ब्राह्मी समझ गए तो कोई भी
डिस्क्रिप्शन आप स्वयं पढ़ सकते हैं और अपना इतिहास भी स्वयं समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला अक्षर है च। च यानी कुलारे जैसा दिखने वाला च, और च का ही मिरर इमेज दोनों साइड में सर्कल या हाफ सर्कल जो दिखता है उसे कहते हैं च, और जॉइंट की तरह दिखने वाला ज, और जपेटी यानी मशाल की तरह दिखने वाला ज, और ज का उल्टा जो है ज्ञ। लेट अस सी नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट ट, ठ, ड, ढ, अण। आप जरा ध्यान से देखिए, पहला जो हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है वो है ट, और जो सर्कल की तरह दिख रहा है वो है ठ। ये आज के देवनागरी के ट और ठ की तरह ही है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद है ड। ड फॉर डंडा, यानी पाली प्रकृति में ड यानी डंडा को कहते थे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वॉकिंग स्टिक की तरह है, यानी आप ऊपर हाथ रखकर सपोर्ट लेकर चल सकते हैं, ये बिल्कुल उसी डंडे की तरह है। और अगला जो है ढ। ढ के लिए मैं आपको एक मराठी की कहावत बताऊंगा। अगर किसी विद्यार्थी को कई बार पढ़ाने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे मराठी में अब उसके स्कूल के जो टीचर है उसे ढ कहते हैं, यानी जिसमें कई बदलाव नहीं होता है तो उसे ढ कहा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ढ है और 2500 साल पहला ब्राह्मी का ढ, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है। इसीलिए जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें ढ कहा जाता है। और आखिरी जो है अण यानी बाण, जो कि इंग्लिश आई की तरह दिखता है। रिविजन के तौर पर इन 5 अक्षरों को जरा ध्यान से देख लीजिए आप, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो चलिए देखते हैं अगले 5 व्यंजन। उसमें पहला है त। त से तंगा यानी चीजल, जो पत्थर को तराशने के काम आता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि इसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता है और निशाना लगाकर ऊपर से हैमरिंग किया जाता है, उस तरह से, यानी तंका यानी चीजल जैसा दिखने वाला ये त। अगला जो है वो है थ। थ जो एक सर्कल है और सर्कल में बिंदी जैसा बना है। थ से थाली, ये थाली जैसा दिखने वाला, और बीच में सर्कल में जो एक बिंदी है उसे थ कहा जाता है। तीसरा जो है द। द यानी हम इसे नागरिक के द मिरर इमेज कह सकते हैं या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। और उसके बाद है ध। ध जो इंग्लिश डी की तरह दिखता है वो है ध। और आखिर में है न। न यानी नदी का न या नल का न, जो बिल्कुल टी का उल्टा है। रिवीजन के तौर पर इन व्यंजनों को आप देख लीजिए, त, थ, द, ध, न। तो चलिए ब्राह्मी के व्यंजनों की अगली श्रृंखला देख लेते हैं। उसमें पहला अक्षर है प। यह प्राचीन प नाक की तरह दिखने वाला अक्षर है, जिसमें संस्कार होकर देवनागरी का आज का प बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर मैं एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो ये बिल्कुल देवनागरी का प बन जाता है। ब्राह्मी का फ भी बहुत मजेदार है। ब्राह्मी का जो प है उसे अंदर की ओर अगर मैं लपेट देता हूं तो ये ब्राह्मी का फ बन जाता है। और ब्राह्मी का जो ब है वो स्क्वायर की तरह दिखता है, यानी चौकोन बनाना, यानी ब्राह्मी का ब बनाना। और जो भ है, भ यानी भजी, भजिता, भजित्व, यानी ये सारे जो प्राकृत पाली के जो अक्षर है ये भूनने से संबंधित है, यानी भूनने के लिए जो टूल यूज होता है बिल्कुल उसी तरह ब दिखता है। और आखिरी जो है ये म है। म यानी नागरी लिपि के 4 की तरह दिखने वाला ये ब्राह्मी का म है। रिवीजन के लिए बस एक आप नज़र मार लीजिए, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूँगा, ब, ज और ज्ञ, ये तीनों भी अक्षर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं। भूनने के लिए जो टूल यूज होता है उसकी तरह दिखने वाला ब है, और जो मशाल की तरह दिखता है वो ज है, और उसी का जो उल्टा है वो ज्ञ है। ब्राह्मी वर्णमाला की ये सेकंड लास्ट सीरीज है, और उसका पहला अक्षर जो है य फॉर यक्का यानी राक्षस। राक्षस की बड़ी नाक की तरह दिखने वाला ये ब्राह्मी का य है। दूसरा जो अक्षर है र, ये देवनागरी के र की तरह ही दिखता है, लेकिन अगर आप शिलालेख पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक वर्टिकल लाइन दिखेगी। तीसरा जो अक्षर है वो है ल, ये इंग्लिश की जे की तरह दिखने वाला अक्षर है। और चौथा जो है वो फॉर वतिंगना, यानी डाली पर लटका हुआ फल, डाली पर लटके हुए फल की तरह दिखने वाला ब्राह्मी का ये वह है। और आखिरी जो है श कुछ इस तरह से दिखता है कि वो 3 लाइन एक दूसरे को कनेक्ट की गई है। तो इस तरह से ये ब्राह्मी के 5 अक्षर बने हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए सिर्फ देख लीजिए आप, य, र, ल, व, श। और ये रहे ब्राह्मी वर्णमाला के आखिरी 4 अक्षर। इसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, ये चारों अक्षर बिल्कुल उल्टे जे की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस है। श देखिए पहले उल्टा जे बनाना है और उसमें और एक छोटा उल्टा जे बनाना है तो श बन जाता है। स देखिए बिल्कुल आपको उसी तरह उल्टा जे बनाना है और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा कर्वेचर बनाएंगे तो स बन जाता है। और आखिरी जो है ह और ड़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी पोजीशन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या फर्क है। ये रहा क्ष, स, ह, ड़। तो इस तरह से हमने ब्राह्मी के 34 व्यंजन पढ़ लिए हैं। हमने ब्राह्मी के स्वर और व्यंजन तो पढ़ लिए, तो क्या आप अब इन शिलालेख को पढ़ सकते हैं? जैसे इस शिलालेख में न, क, म, य, व दिया हुआ है, इसमें आप ध, न, क, व,
थ ब आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह अचूक नहीं पढ़ सकते। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, क्या आपको नहीं लगता कि अब भी कुछ अधूरा है? दोबारा इन अक्षरों को देख लीजिए। इन शिलालेख में मामूली सांकेतिक बदलाव आपको नजर आएंगे। तो हम देखते क्या है ये बदलाव। इस सांकेतिक बदलाव को बाराखड़ी कहा जाता है, जिसमें अक्षरों को आकार, इकार, उकार के साथ जोड़कर यानी 34 व्यंजन को 10 स्वर के साथ जोड़कर 340 स्वरांकित व्यंजन हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ब्राह्मी में व्यंजनों को आकार दिया जाता है। देवनागरी में आकार देने के लिए व्यंजन के बाद वर्टिकल लाइन मारते हैं, लेकिन ब्राह्मी में आकार देने के लिए व्यंजन के ऊपर राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी होती है। क, छ, प, ड, ल जैसे व्यंजन को आसानी से आकार दे सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजन वर्टिकल लाइन से शुरू होते हैं। लेकिन ग, ट, ठ, ध, न, ब जैसे व्यंजन जिसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं होते हैं, ऐसे व्यंजन को आप ऊपरी बाजू में हल्की सी लाइन बनाकर हॉरिजॉन्टल लाइन मारकर आकार दे सकते हैं। इस तरह से 34 व्यंजन को आकार के रूप में हम पढ़ सकते हैं। का, खा, गा, घा। ब्राह्मी में इकार देना बहुत आसान है। प्रथम आपको व्यंजन को आकार देना है, यानी ऊपरी बाजू में हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है। इसके बाद जहां आकार खत्म होता है वहां पर वर्टिकल लाइन मारनी है, तो बन गया इकार। बहुत ही आसान है इकार देना। पहले आकार दीजिए और एक वर्टिकल लाइन मारकर आप इकार दीजिए। अब आप पढ़ सकते हैं कि, खी, गी, गी। दीर्घ ई का इकार और भी आसान है। आपको पहले आकार देना है, फिर इकार देना है, अब एक और इकार देना है। समझ रहे आप? मतलब पहले आकार देना है हॉरिजॉन्टल लाइन मारकर, फिर आपको जहाँ आकार खत्म होता है वहाँ पर ऊपरी डायरेक्शन में 2 वर्टिकल लाइन बनानी है और इस तरह से इकार बन गया। तो आप पढ़ सकते हैं की, खी, गी, घी। अब देखते हैं उकार। नागरी में हम उकार किसी भी व्यंजन के नीचे बनाते हैं, ब्राह्मी में उकार भी व्यंजन के निचली ओर ही बनाते हैं। जैसे हमने आकार दिया है, ठीक वैसे ही राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन मारकर उकार देना है। बस आपको उकार अक्षर के निचले ओर यानी डाउन साइड में बनाना है। अगर मूल व्यंजन में वर्टिकल लाइन नहीं है तो आपको मामूली सी वर्टिकल लाइन बनाकर उकार देना है। तो अब हम पढ़ सकते हैं ती, थी, दी, दी। अब देखते हैं उकार। दीर्घ उकार का नियम भी बिल्कुल दीर्घ इकार की तरह है, यानी पहले आपको उकार देना है। उकार देना यानी राइट हैंड साइड में निचली साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। अगर उच्चारण मीन प्रोनाउंसिएशन दीर्घ है, उकार के तौर पर आपको एक और पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो बन गया दीर्घ उकार। तो अब हम पढ़ सकते हैं ती, थी, दी, दी। अब देखते हैं एकार। नागरी में एकार व्यंजन की ऊपरी बाजू में देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ब्राह्मी में भी एकार ऊपरी साइड में दिया जाता है। जिस तरह आकार देते हैं उसी तरह एकार देना है। फर्क इतना है कि एकार लेफ्ट हैंड साइड में देना है। याद रखिए, आकार हम राइट हैंड साइड में देते हैं और एकार लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं। अब देखते हैं ऐकार। ऐकार का दीर्घ उच्चारण यानी ऐकार, और ऐकार का रूल भी यहाँ पर बिल्कुल सेम है। सबसे पहले व्यंजन को आपको ऐकार बनाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपरी साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ठीक उसी को एक पैरेलल लाइन बनाया तो हो गया ऐकार। अब देखते हैं ओकार। ओकार भी नागरी की तरह ऊपर ही होता है। ओकार देना यानी आकार एवं एकार बनाने जैसा है। आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। दोनों लाइन ऊपरी बनानी है। दोनों लाइन में मामूली अंतर होना चाहिए, यानी ये दोनों लाइन कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से बन गया ओकार। अब देखते हैं औकार। औकार देने के लिए आपको ओकार देना है, यानी ऊपरी साइड में लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, फिर लेफ्ट साइड में एक पैरेलल लाइन बनानी है, तो ये बन गया औकार। आखिर में किसी भी व्यंजन के ऊपरी और राइट हैंड साइड में एक अनुनासिक चिन्ह देखकर हम पढ़ सकते हैं कम, खम, गम, गम। इस तरह से 12 घड़ी यहाँ पर खत्म होती है और अब हम किसी भी शिलालेख को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस शिलालेख को। पहला अक्षर है ध और ध को एकार है, यानी बन गया दे। दूसरा अक्षर है न और न को उकार है, यानी बन गया नु। तीसरा अक्षर है क और क को आकार है, मीन्स को। अगला सिर्फ क है और आखिर में ट को आकार है। तो इस तरह से ये लाइन बन गई दे, नु, का, क, टा। नीचे की लाइन में ध, म, य, व, न, स। इसका अर्थ है धेनु का कटा, मीन्स ये धरनीकोटा का प्राचीन नाम है। धरनीकोटा का यवन द्वारा धमदान, ये इस स्तंभ पर लिखा है, इसीलिए इस स्तंभ का धम्मदान। अब दूसरा शिलालेख पढ़ते हैं। उसकी पहली लाइन उ में ह ना क टा य व न स। दूसरी लाइन वीट संगतान दान थबो, यानी उमेह नाकटा का यवन वीट संगतान द्वारा इस स्तंभ का दान। तो चलिए एक और शिलालेख पढ़ते हैं। सोपार का भयतान दमुतरियान भान। इस पहली लाइन में र देखिए एक वर्टिकल लाइन की तरह दिखाया गया है। पहली लाइन भान से समाप्त हुई थी, अब दूसरी लाइन
कस ये कंटिन्यूस है यानी भानकस। आगे पढ़ते हैं साती मित्तस सासरीरो तबोदान। इसका अर्थ है सोपारा के धर्मोत्तरीय बंदे के शिष्य साती मित्तस द्वारा इस स्तंभ का दान है। ये तीनों शिलालेख कार्ला गुफा के स्तंभों पर लिखे हुए हैं। इस शिलालेख को आप पढ़िए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कुछ शब्द दिखाए थे, तो चलिए अब इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला है जय भीम, दूसरा नमो बुद्धाय, तीसरा सम्राट अशोक और जय संविधान, जय भारत, आखिर में महाराष्ट्र। और ये रहा सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पर्वत पर लिखा है शिलालेख। इस शिलालेख की शुरुआती 2 लाइन पढ़ते हैं। यम धम्मलिपि देवान प्रियन प्रियदसीन राजा लेखापिता इधन नक। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछे थे, उसके जवाब इस शिलालेख में हम ढूंढेंगे। यम धम्मलिपि मीन्स इस धम्मलिपि में, देखिए इस लिपि का नाम धम्मलिपि है। इसी शिलालेख में उत्तर है। इस लिपि को आधुनिक इतिहासकारों ने जो ब्राह्मी का नाम दिया है, दरअसल ये एक साजिश है। आगे पढ़ते हैं। देवान प्रियन प्रियदसीन राजा ये उपाधि है। जैसे शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति की उपाधि लगाते हैं, ठीक वैसे ही सम्राट अशोक की उपाधि देवान प्रियन प्रियदसीन राजा मीन्स भगवान के प्रिय राजा, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म का सर्वाधिक प्रचार एवं प्रसार सम्राट अशोक ने किया था, इसीलिए भगवान बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय राजा उन्हें कहा जाता था। तो इसी तरह से इस शिलालेख की आगे की 10 लाइनें आप पढ़िए और कमेंट करके मुझे बताइए। After watching this video, I can hope you can read any inscription in any Buddhist cave. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।